मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की आइसोमैन दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, आइसोमैन दवाई, जिसका कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके तमाम तरीके के उपयोग करने के तरीके बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इस दवाई को उपयोग में ले सकते हैं। इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको आइसोमैन दवाई लेनी है और इसमें आपको कितने लीटर पानी में कितने ml दवाई डालनी है, कितने एकड़ खेत में आपको इसका स्प्रे करना है, कौन कौन सी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ में इस दवाई के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों। और वीडियो के अंत में, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि आपको दवाई करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपका और मेरा ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि प्लीज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं इसको अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ताकि जो जानकारियां हम प्रोडक्ट की दे रहे हैं वो सब तक पहुंच सके। और अब आपको हमारी अनाज की ऐप भी डाउनलोड करनी है, ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स कराने हैं और वहां से प्रोडक्ट्स बाय भी करने हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने भी हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो आइसोमैन है इसका मुख्य रूप से आप धान की फसल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य कोई भी फसल में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। उसका कारण क्या है वो मैं अब आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका टेक्निकल नाम बता दूं। आइसोप्रोथायोलेन 40% EC इसका टेक्निकल नाम है, जो कि ये दर्शाता है कि ये एक फफूंदी नाशक दवाई है। जी हाँ दोस्तों, फफूंदी नाशक दवाई होने की वजह से ही और इस टेक्निकल आइसोप्रोथायोलेन 40% EC की वजह से ही ये सिर्फ धान में ही काम करेगी, अन्य कोई फसल में काम नहीं करेगी। क्या काम करेगी वो हम आपको महत्वपूर्ण बातों में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको इसकी डोज। दोस्तों, मात्र आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है। इसका मतलब ये है कि जो ये हाथ की टंकी की अगर हम बात करें, जो 18 लीटर की 15 लीटर की टंकी होती है और जो हम अमूमन कंधे पे पहन के स्प्रे करते हैं, उस एक टैंक में आपको 30 ml दवाई डालनी है और 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, बताई गई डोज के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बातों की। दोस्तों, यह उपचारात्मक क्रिया और सुरक्षात्मक के साथ एक प्रणालीगत कवकनाशी है। अब इस लाइन को मैं आसान भाषा में हिंदी में आपको समझाऊं तो दोस्तों, ये दवाई उपचार तो करती है, मतलब अगर कोई बीमारी लग गई तो उसका उपचार तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सुरक्षात्मक भी है। मतलब अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो भी अगर आपने इस दवाई को करा तो किसी भी प्रकार की नई बीमारी को आने से ये दवाई रोकती है, ऐसा एक सुरक्षा कवच खड़ा कर देती है। पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, पौधे में हरापन प्रदान करती है, जड़ से लगाकर सिरे तक पौधा बहुत स्वस्थ रहता है और नया आने वाला रोग पौधे में नहीं पहुंच पाता है अगर आपने दवाई का स्प्रे फर्स्ट स्प्रे में ही कर दिया तो। ये उपयोग के बाद पत्तियों द्वारा अवशोषित और एक्रोपेटली अनुवाद के साथ जड़ों तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों, ये एक्रोपेटली अनुवाद क्या आता है जो मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये सिस्टमिक फंजीसाइड है। सिस्टमिक फंजीसाइड का मतलब यह है कि जैसे ही आपने इसका स्प्रे किया, पौधे पे इसका स्प्रे गया, मान लीजिए वो पत्ते पे लगा, तने पे लगा, सिरे पे लगा, कहीं पे भी लगा, पर वो पौधा उस दवाई को खींच के और जड़ तक पहुंचा देगा। जड़ तक पहुंचने से ये होगा कि दवाई जो काम करेगी वो पूरा एक सुरक्षा कवच बना लेगी, जड़ से लगाकर सिरे तक, जो आपने पूरी जगह स्प्रे किया था और जिन जगह स्प्रे नहीं भी पहुंच पाया उन जगह भी स्प्रे ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। इसलिए इसको सिस्टमिक फंजीसाइड बोलते हैं। चावल में विस्फोट पर नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, विस्फोट का मतलब मैं आपको आसान भाषा में ब्लास्ट बता देता हूं। हम सब किसान भाई ब्लास्ट का ही नाम लेते हैं। ब्लास्ट के कितने तरह के होते हैं ये भी आपको पता है। नेक ब्लास्ट, रूट ब्लास्ट, स्टेम ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट
और भी भांति भांति प्रकार के ब्लास्ट होते हैं। तो जितने भी तरह के ब्लास्ट होते हैं उन सब पर ये काम करती है। ब्लास्ट अगर आ गया हो तो उसको रोकती है, नहीं आया हो तो उसको आने नहीं देती। अगर 50% से ऊपर ब्लास्ट आ चुका है तो इसके साथ में आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया जरूर मिला लेनी चाहिए दोस्तों। तो इसका आपको जो परिणाम आएगा वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। ये वर्गीकरण में डाइथियोलोन समूह के अंतर्गत आता है। अभी हमने एक नया सेक्शन चालू करा है कि हम इसका दवाइयों का वर्गीकरण भी बताने लग गए हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सी दवाई आती है। ये एक टेक्निकल भाषा है लेकिन बहुत से लोगों ने हमसे कहा है तो हमने ये चीज भी शुरू कर दी है। बेहतर परिणाम के लिए हमेशा चिपको सर्फिकेंट का इस्तेमाल करना है। दोस्तों दवाई कोई भी हो, चिपको आपको जरूर डालना है। अगर आप चिपको डालेंगे तो उससे 2-3 फायदे होते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं। पहली बात तो दवाई की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी बात, अत्यधिक बारिश में जब ज्यादा बारिश होती है तो दवाई धुलती नहीं है, दवाई पौधे पर चिपकी रहती है। तीसरी बात, अगर आप इसको डालते हैं, चिपको को डालते हैं, तो जैसे आपने स्प्रे, मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, स्प्रे तो आपने इस उंगली पे किया। अब होता यह है कि अगर आप बिना चिपको के डाल रहे हैं तो स्प्रे केवल इसी उंगली तक रह जाता है, लेकिन अगर आप चिपको के साथ डाल रहे हैं तो ये दवाई की एक बूंद यहां गिरेगी और वो धीरे 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 5 उंगलियों को कैसे कवर करेगी, पूरे हाथ को कैसे कवर करेगी, ये काम होता है चिपको का। तो इसी वजह से हमें चिपको हमेशा डालना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने की, इमेज के जरिए, चित्रण के जरिए बताने की कि कौन कौन से रोगों को ये दवाई सही करती है। अब दोस्तों इस चित्रण में आप ये समझिए कि हम ये क्लेम नहीं करना चाह रहे हैं कि ये सारे जो बताए गए फफूंदी नाशक या फफूंद वाली बीमारियां हैं इन सबको ये रोकती है या इन सबको ये खत्म करती है। हमारा ये कतई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जैसे हम नाम लेते हैं कि साहब ये अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट को खत्म करता है, उसको नियंत्रण करता है, या कोमल फफूंदी को नियंत्रण करता है, या लीफ ब्लाइट को, या खस्ता फफूंदी को, या जो भी नाम लिख रखे हैं। हमारा मतलब ये है कि जैसे हम भारत में रह रहे हैं, हर रोग को, हर बीमारी को लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा में बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चित्र के जरिए तो आपकी, चाहे आप यूपी रहते हो, चाहे आप राजस्थान रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश रहते हो, चाहे हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, कहीं भी रहते हो, लेकिन अगर रोग लगता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट वाला तो उसका चित्रण तो ऐसा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है भाई यूपी में अलग हो जाएगा, राजस्थान में अलग फोटो आएगा। रोग इसी तरह के लगेंगे, मतलब रोग की शक्ल ऐसी होगी। तो इसीलिए हमने ये नया सेक्शन चालू करा है जिसमें हम इमेज के जरिए ये बता सकें कि नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये प्रकार के अगर रोग लगते हैं आपकी फसल में तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल करना है। तो ये हमने फफूंद के नाम बता रखे हैं और फफूंद का ये चित्रण है कि इस प्रकार के ये रोगों को नियंत्रण करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है, चाहे आप आइसोमेन दवाई कर रहे हैं, चाहे आप अन्य कोई भी दवाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहली बात तो दोस्तों बच्चों को इन दवाइयों से आपको दूर रखना है। जब भी आप कोई लिक्विड बॉटल का इस्तेमाल करें तो पहले उसको अच्छे ढंग से हिला लें, उसके बाद में ही आप उसका इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि जो ओनों कोनों में दवाई जमी रहती है वो जमी हुई दवाई भी पूरी एक मात्रा में बाहर निकल कर आएगी और दवाई का वेस्टेज नहीं होगा। जब भी आप स्प्रे करें तो खाली पेट आप कभी भी स्प्रे नहीं करें। हमेशा अच्छा सा आहार लेकर, अच्छा सा भोजन लेकर भरे पेट ही आपको उचित तापमान में स्प्रे करना चाहिए। हाथ में दस्ताने और मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। उचित तापमान में ही आपको स्प्रे करना है। जितना हो सके सुबह के 11:30 बजे से पहले पहले और या फिर सायंकाल में 4:30 बजे के बाद में ही आपको स्प्रे करना है। अत्यधिक गर्मी में या गर्म तापमान में आपको स्प्रे नहीं करना है। उसके 2 परिणाम होते हैं दोस्तों कि अगर आप गर्मी में स्प्रे करते हैं तो एक तो वो स्प्रे चढ़ जाता है, आपके मानव शरीर पर चढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर आप सुबह स्प्रे करते हैं तो जो हमने देखा है कि वातावरण में जो ठंडक रहती है या फिर जो नमी रहती है ओस के रूप में जो रहती है, वो ओस उस दवाई को फैलाने में और ज्यादा मदद करती है। इसलिए आपको मौसम का जरूर ध्यान रखना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। जितना हो सके आपको
जब भी ये बॉटल्स स्प्रे में कर लें या इनका पूरा यूज कर लें, उसके बाद में जो बॉटल्स बचती है इनको आपको तोड़ मोड़ के वहीं नष्ट करके चले आना है। अन्य किसी भी उपयोग में इन दवाइयों को नहीं लेना है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हवा से विपरीत दिशा में आपको कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही है ना, उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। उससे ये होगा कि एक तो दवाई वेस्ट नहीं होगी, मानव शरीर पर भी आकर नहीं लगेगी, और आसपास की जो मेड़े होती है, जो दूसरी फसल होती है आपके खेत के आसपास, उनमें भी वो दवाई नहीं लगेगी। तो आशा करते हैं कि जो भी हम सावधानियां बता रहे हैं वो आपको जरूर समझ में आई होगी और आप इसी प्रकार से कोई सी भी दवाई का स्प्रे करें। दोस्तों, अब मैं ये भी चाहता हूं कि आपको कोई भी सुझाव हो, चाहे आइसोमेन दवाई से रिगार्डिंग हो, चाहे हमारे और भी किसी वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं या कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, हमें और क्या प्रयास करने चाहिए आपको ज्यादा रोचक और ज्यादा अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों, इसकी आइसोमेन की यहीं तक था वीडियो, और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे साइमेगन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अडामा कंपनी का ही ये प्रोडक्ट है और इसके बारे में हम आपको बहुत शानदार, बहुत रोचक और बहुत अच्छी जानकारी निकाल कर लाएंगे। तो आशा करते हैं आपने ये वीडियो लाइक कर लिया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन तो जरूर दबाना है दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।